हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सूरज चौधरी स्टडी आईक्यू पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं अपने बुक बैंक यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है, बुक बैंक चल रहा है, उसी क्रम को हम आगे लेकर के चलेंगे। और लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे भारत के संविधान के अंदर जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी संघ की कार्यपालिका। अब ये जो संघ की कार्यपालिका है, इसकी चर्चा हमारी बुक के चैप्टर 11 में है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर हमारे वास्तविक कार्यकारी जैसे कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद आता है। और उसके बाद फिर लास्ट में अगर हम देखते तो यहीं पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी, वो भी इसी कार्यपालिका का ही हिस्सा है। 5 को मिलाकर के बनती है कार्यपालिका। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चलते हुए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, वहां पर जो क्वेश्चन आया है ये आर्टिकल 72 से आता है। ये कहता है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो उसको किन मामलों में सुसंगत है, किन मामलों में उनको प्रदान की गई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति वो राष्ट्र का प्रमुख भी है, साथ में हमारे देश का प्रथम नागरिक भी है, और इसके साथ साथ उस पर जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो भी उसको दी गई हैं। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि जब भी आप इन शक्तियों का पालन करेंगे तो वहां पर आप इनका पालन प्रधानमंत्री की, उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। जब यहाँ पर ऐसी कुछ शक्तियां दी गई तो कुछ शक्तियां और भी हैं, जैसे कि उसको सैन्य शक्ति प्राप्त है, कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, इसी प्रकार से न्यायिक शक्तियां यानी कि जुडिशियल उसको पावर्स प्राप्त है। अब राष्ट्रपति के जो जुडिशियल पावर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जुडिशियल पावर्स में उसको एक शक्ति दी गई जिसे आप कहते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति। अब ये जो क्षमादान की शक्ति है ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत दी गई है। कहां पर दी गई है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ये है संघ की कार्यपालिका। अब इसी के पैरेलल में एक कार्यपालिका आती है जिसे हम कहते हैं राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसकी चर्चा जो है आप संविधान के भाग 6 में देखेंगे। और भाग 6 में आर्टिकल 161 इस जो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख है यानी कि राज्यपाल, उसकी क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो दोनों को पैरेलली हमको देखना चाहिए, पैरेलली इनको समझना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर इसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले कहा गया कि यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यानी कि अगर मिलिट्री कोर्ट, आर्मी ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई दंड दिया गया है तो उस केस में, यहाँ पर उस केस में राष्ट्रपति महोदय क्षमादान कर सकते हैं। ऐसा उनको आर्टिकल 72 के अंतर्गत पावर दी गई है। दूसरा कहता है कि यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए है जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत शामिल है। अगर संघ की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत कोई दंड दिया गया है तो वहां पर राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। और फिर यहां पर लास्ट में कहा गया है कि ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या फिर राज्यों से। देखिए, ये तो पूरा आपके पास 3 स्टेटमेंट है। अगर मैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत दिए गए क्षमादान संबंधी शक्तियों की बात करूं तो यहां पर जो सबसे पहली शक्ति आती है, यानी कि जहां पर ये शक्ति राष्ट्रपति महोदय इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है संघीय मामले। यानी कि अगर कोई कानून देश की संसद के द्वारा, कोई आदेश देश की कार्यपालिका के द्वारा दिया गया है जिसका उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है और उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा इस संघीय कानून के तहत। तो अगर उसे क्षमादान प्राप्त करना है तो वो कहां पर जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के पास आ सकता है। ऐसे ही करके देश के अंदर मिलिट्री कोर्ट होते हैं, सैन्य अदालत, ठीक है, आर्मी ट्राइब्यूनल्स होती हैं। अब सैन्य अदालत के द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है तो इसको भी कहां पर क्षमादान मांगी जा सकती है? राष्ट्रपति से ही क्षमादान इसके संबंध में मांगी जा सकती है। अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, आता है मृत्यु दंड यानी कि डेथ सेंटेंस। अच्छा, डेथ सेंटेंस को क्षमा करने की शक्ति है। डेथ सेंटेंस चाहे वो राज्य के कानून के खिलाफ पकड़ा गया है व्यक्ति, उसमें उसको दंड दिया गया है, या फिर वो संघ के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया, वहां पर उसको दंड दिया गया है। दोनों ही केस में उस मृत्यु दंड को कंप्लीट तरीके से क्षमादान, आके मैं क्या कर रहा हूं? क्षमादान, लघुकरण की बात नहीं कर रहा, मैं क्षमादान की बात कर रहा हूं। तो क्षमादान करने की शक्ति वो किसको प्राप्त है? आर्टिकल 72 के तहत वो भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम आर्टिकल 161 को कंपेयर करें तो आर्टिकल 161 के तहत राज्य के राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्य के राज्यपाल राज्य की विधि के खिलाफ कोई अगर जाकर के कार्य करता है, यानी कि इस कानून का उल्लंघन करता है और उसे अगर दंड प्रदान किया जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में वह व्यक्ति राज्यपाल के पास अपील कर सकता है। अगर संघीय मामला है या फिर मृत्यु दंड को क्षमा करने वाला मामला है तो ये फिर अपील नहीं की जा सकती राज्यपाल के पास में। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस आप याद करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर डी। बात समझ में आती है आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में मुख्य अंतर क्या है। मेन डिफरेंस हमको बताना है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों में। देखिए आर्टिकल 161 हो या फिर आर्टिकल 72 हो, दोनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं संक्षिप्त में। अगर उतना ही हम समझ लें तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या कम करने की शक्ति है, किंतु राज्यपाल की शक्ति का विस्तार सेना न्यायालय पर लागू नहीं होता। यही बात तो मैंने यहाँ पर बताई थी कि ये लागू नहीं होता। सैन्य अदालत के खिलाफ तो सिर्फ जो है राष्ट्रपति महोदय क्षमादान दे सकते हैं, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कहते हैं कि राष्ट्रपति को यह शक्ति उन विषयों पर प्राप्त है जो संघ की कार्यपालिका के शक्ति से जुड़े हुए हैं, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों के लिए दी गई है। क्या यह सही है? यह भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने सहित परिहार, लघुकरण आदि सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं। यानी कि क्षमा करने का मतलब क्या होता है? क्षमा करने का मतलब दोष और दोषी दोनों मुक्त हो जाएं। अगर अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए और उसको अगर राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्षमादान जो शब्द है, पार्डन जो शब्द आ जाता है यहाँ पर, पार्डन शब्द का मतलब होता है जो उसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है वो भी खत्म हो गया, इसकी वजह से कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट होती है, कोई ऑब्लिगेशन उस पर क्रिएट होता है, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो क्षमादान करने संबंधी शक्ति तो राष्ट्रपति के ही पास है, राज्यपाल के पास उसको लघुकरण कर सकता है, यानी कि उस सजा को कम कर सकता है, बदलाव कर सकता है, परिहार कर सकता है, लेकिन क्षमा वो नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं इसके संदर्भ में सही हैं। ये याद रखिएगा क्षमादान संबंधी शक्तियों के संदर्भ में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करने के बाद बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रेबेलियन है, इसके कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह केवल संपूर्ण देश में ना कि देश के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ये क्वेश्चन भारत के संविधान के आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रपति की जो आपातकाल संबंधी शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब आपातकाल हम सभी जानते हैं, आपातकाल कब से लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है, युद्ध हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो चुका है, या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है और उस विद्रोह को किसी भी सिविलियन तरीके से सुलटा नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति महोदय देश के अंदर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये जो केवल शब्द है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगेगा तो पूरे भारत के अंदर लगेगा, ऐसा नहीं है। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत के अंदर भी लग सकता है, या किसी राज्य के अंदर भी लग सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, 359 की बात कर रहा है। 359 के अंदर क्या दिया गया है? 359 के अंदर बताया गया कि यदि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसका हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव के बारे में बताया गया। क्या कहा गया है? आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा। कहता है कि राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? कोर्ट जाने के अधिकार को, यानी कि अगर कोई मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है उसके पालन करवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाना चाहता तो उसको वो निलंबित कर सकते हैं।
लेकिन किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को वो निलंबित नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपनी क्या बनेगी, यहाँ पर केवल दूसरी ही सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो ये राष्ट्रपति की आपातकाल संबंधी शक्तियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीटो पावर्स की बात हो रही है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि जब भी कोई सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा, या फिर कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति वहां पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो वीटो शक्तियां हैं ये बताई गई हैं आर्टिकल 111 में, अनुच्छेद 111 में, जहां पर सबसे पहले वीटो कहता है 4 वीटो हैं। क्या ये चारों वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है? सबसे पहला कहा गया आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति मना कर सकते हैं कि मैं इस बिल को साइन नहीं करूंगा, इस बिल पर एक्ट नहीं बनने दूंगा। क्लियर कट मना कर दिया। मैंने बताया था कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया तो ही अप्लाई किया जाता है, या फिर जब कानून बना उसकी उपयोगिता तब तो थी, लेकिन जब जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उपयोगिता नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो सरकार मना कर देगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दरमियान में मंत्रिपरिषद बदल गया है, नया मंत्रिपरिषद आया, उसने कहा कि इस प्रकार किसी कानून की हमको आवश्यकता नहीं, तो उन्होंने सलाह दी। तो कहने का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। विशेषित वीटो, देखिए क्वालिफाइड वीटो या फिर विशेषित वीटो का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई सलाह राष्ट्रपति को दी जाए तो राष्ट्रपति महोदय उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं देश की संसद के पास। अब जब देश की संसद के पास ये विधेयक जाएगा तो वहां पर उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। जो सलाह पहले दी गई थी उसके अंदर बदलाव भी हो सकते हैं, बदलाव नहीं भी हो सकते, लेकिन दोबारा पारित करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति महोदय इसको कंसीडर करेंगे, या राष्ट्रपति महोदय की वीटो है उसको ओवरराइड किया जा सकता है। अब भारत के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 111 हो या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान अमेरिकन संविधान से जुड़ा हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो कैसी है, क्वालिफाइड वीटो होती है। हमारे भारत के राष्ट्रपति की वीटो कैसी है, यह है सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। कोई सलाह राष्ट्रपति महोदय को दी गई, राष्ट्रपति महोदय को अच्छी लगी, उन्होंने स्वीकार कर ली, अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। अब पुनर्विचार के बाद जब सलाह बाद में दोबारा से राष्ट्रपति के पास आती है तो राष्ट्रपति महोदय को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। इसी को आप कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। तीसरा है पॉकेट वीटो, जेवी वीटो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, उन्होंने क्या किया, उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया। कई बार होता है निर्णय ना लेना भी एक निर्णय होता है कि मैं उस पर डिसाइड ही नहीं करना चाहता, डिसाइड नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता नहीं उस पर डिसाइड करना, तो ये भी एक निर्णय होता है। तो पॉकेट वीटो, ठीक है, तो पॉकेट वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। मैंने भारतीय डाक अधिनियम बिल की बात की थी। भारतीय डाक अधिनियम यानी जहां पर कुछ अमेंडमेंट की गई थी, प्रेस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, उन सभी की चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं। तो ये वीटो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा, 1, 2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारे भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन कर सकता है। कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया तो ये कहता है इनमें से कौन सा वह उपयोग कर सकता है। सबसे पहले कह सकता है कि विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। दूसरा कहता है कि वह विधेयक को विचारार्थ अपने पास रोक सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है, ये भी किया जा सकता है, अभी बताया था। तीसरा कहता है यदि उक्त विधेयक धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो वह उस विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, हम चर्चा कर चुके इस बारे में भी। तो ये तीनों के तीनों पॉसिबल। तो यहां पर जो अपना ऑप्शन बनेगा, कहता है उपरोक्त में से कोई एक काम वो कर सकता है। इसके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कुछ भी एक कर सकता है, तो उपरोक्त में से एक। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर फिर से हमारे पास 2 स्टेटमेंट पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है।
सबसे पहले कहता है कि भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो के तहत धन विधेयकों तथा संविधान संशोधन विधेयकों से भिन्न किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ संसद को लौटा सकता है। क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करते हुए धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयकों से भिन्न, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक ना हो, धन विधेयक ना हो, इसके अलावा कोई अगर दूसरा विधेयक है तो वह उसे क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा पॉसिबल है, अभी बताया था आर्टिकल 111 सस्पेंसिव वीटो, तो ये सही है। दूसरा कहता है कि यदि संसद राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही पड़ती है। क्या ये सही है? तो दो ऑप्शन अपने पास है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन भी जो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्या है, सस्पेंसिव वीटो की बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन लास्ट वाले ऐसे लग रहे होंगे एक जैसे क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों तीनों को शामिल किया। कारण क्या है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आपको सस्पेंसिव वीटो पर आ सकता है। दोनों तीनों तरीके के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको शामिल किए हैं। भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है लेकिन वही चीज रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की ही बात हो रही है। क्या कहता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी लागू होती है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास हुआ, क्या राष्ट्रपति महोदय उस पर भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो विधानमंडल को 6 महीनों के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार करके संशोधन सहित या संशोधनों के बिना उसे राष्ट्रपति को भेजना होता है। यहां पर फिर से राज्य विधानमंडल के बिल की बात हो रही है। तीसरा कहता है कि राज्यों द्वारा पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 पता होना चाहिए। आर्टिकल 200 में कहा गया कि यदि कोई बिल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित हुआ है तो वो जाता है राज्य के राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं, राज्यपाल अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, उसी प्रकार से राज्य के राज्यपाल की वीटो शक्ति आर्टिकल 200 के अंदर दी गई है। अब यहां पर एक और शक्ति राज्यपाल के पास होती है, वह क्या है, राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक आता है तो राज्यपाल महोदय ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई इस पर जो निर्णय होगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। अब भारत के राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक जाता है तो आर्टिकल 201 के तहत उनके पास भी कुछ शक्तियां हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए बिल पर भी राष्ट्रपति को क्या है, शक्तियां प्राप्त है, वीटो शक्तियां प्राप्त है आर्टिकल 201 के तहत। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं, है ना जी, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब इस सस्पेंसिव वीटो को जरा समझ लीजिए। होता क्या है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दे दिया गया है तो राज्यपाल ने कहा कि भाई, राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य विधानमंडल इस विधेयक पर पुनर्विचार करें और उसको उठा करके दोबारा नीचे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब ये विधेयक दोबारा भेजा जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ भेज दिया गया है राज्य विधानमंडल के पास, तो यहाँ पर राज्यपाल का रोल खत्म हो जाता है। राज्यपाल का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, राज्य विधानमंडल जानेगा या फिर राष्ट्रपति जानेंगे। पहली बात आप समझ लीजिए। अब राज्य विधानमंडल ने इस बिल को पास करने के लिए समय दिया गया है। उसको कितना समय दिया गया है कि आपके पास जो है वो 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं, वो बदलाव करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। 6 महीने में आपने बदलाव नहीं किया तो आपके जो प्रयास हैं वो सबके सब विफल हो जाएंगे, ये बिल कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। अंत में राष्ट्रपति को इसको मंजूरी देनी है, राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब ये बिल मान लीजिए पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास आ गया। अगर संसद की वीटो शक्तियों की बात करें, संसद के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की बात करें आर्टिकल 111 में, तो वहां पर पुनर्विचार के बाद जब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनको मानना पड़ता है बात को कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल के संबंध में राष्ट्रपति के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन उनके ऊपर नहीं है। तो ये जो बाध्य हैं, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई भाई। तो ये स्टेटमेंट गलत है तो अपने पास कौन सा हो गया, पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो कहने का मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, अपना आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ये क्यों गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर पुनर्विचार के बाद अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कतई नहीं है। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में है।
यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए होता क्या है कि देश के अंदर जब कानून बनाने की बात करते हैं तो हमारे पास विधायिका है, जैसे कि केंद्र की बात करें संघ के अंदर देश की संसद है, उनका काम है कानून बनाने का। संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों प्रस्ताव पारित करेंगी। इन दोनों के द्वारा पारित होने के बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, ये बन जाएगा एक्ट यानी कि अधिनियम। ये तो है सामान्य रास्ता जो कि फॉलो किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ मामले ऐसे अकस्मात आ जाते हैं कि आपके पास समय नहीं है कि लोकसभा की बैठक बुलाएं, राज्यसभा की बैठक बुलाएं, उनके सामने बिल पेश करें, फिर उसको पारित करें, पारित करने के बाद राष्ट्रपति के साइन कराएं। उसमें समय लग जाता है, महीना, 15 दिन, 2 महीने का समय भी लग सकता है। डिपेंड करता है किस प्रकार का वो बिल है, क्योंकि कई बार क्या होता है सरकार के पास बहुमत भी नहीं होता है, विपक्ष की पार्टी को मनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में उस परिस्थिति से बचने के लिए और परिस्थिति से निपटने के लिए जहां पर अकस्मात आपको कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, तो राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 123 में, और यह कहा गया है कि इसको कहेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति खुद कानून बना सकते हैं। इस बार राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, लेकिन कैसे? सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किन विषयों पर कानून बनाएंगे राष्ट्रपति? उन सभी विषयों पर जिन पर देश की संसद कानून बना सकती है। लेकिन याद रखिएगा इस बात को, कोई भी संविधान संशोधन अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता, इतनी बात समझनी है। अब सरकार ने कोई चिट्ठी राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, स्टैंप लगा दिया, कहने का मतलब वो बन गया एक्ट। तो यहां तो ये हो गई ना कि बाईपास कर दिया हमने पूरी पूरी पार्लियामेंट को। या ये कभी भी हो सकता है, पार्लियामेंट सेशन में है, क्या ये तब भी कर सकते हैं? तो याद रखना इसके लिए शर्त होती है। सबसे पहली शर्त कि जब ऐसा अध्यादेश लाया जा रहा है तो वहां पर संसद की सत्र नहीं चल रहे हैं, दोनों में से एक सत्र छुट्टी पर है या दोनों ही सत्र छुट्टी पर है, तब ये अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। पहली बात ये, एक बार ले आए तो इसकी एक म्याद है, और वो म्याद क्या है कि इस अध्यादेश को 6 माह से ज्यादा की वैलिडिटी प्राप्त नहीं है। 6 माह तक ये कानून चल सकता है। उसके बाद अगर इसको परमानेंट कानून बनाना है तो परमानेंट कानून कौन बनाता है? देश की संसद ही बनाती है, उसी के द्वारा इसको पारित करवाना पड़ेगा। तो 6 माह की वैलिडिटी है। दूसरी चीज, जब संसद की बैठक होगी तो संसद की बैठक होने के 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर आपको संसद से इसे पारित करवाना है। जब ये पारित हो जाएगा तभी ये एक्ट बन पाएगा परमानेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि हम देश की संसद को बाईपास नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी। तो ये है ऑर्डिनेंस, मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी गलत है। सबसे पहले कहा गया कि यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि एक छुट्टी पर है तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून दोनों के द्वारा पारित होना चाहिए, प्रस्ताव दोनों के द्वारा पारित होगा तभी कानून बनेगा। एक छुट्टी पर है तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा कहा गया कि संसद के सत्र के पुनः संवेद यानी कि रीअसेंबल होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है, जब तक कि इस समयावधि के दौरान संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प ना पारित कर दें। मैंने अभी बताया कि 6 सप्ताह होता ही है, तो ये भी सही है। अगली स्टेटमेंट कहती है कि यदि संसद के दोनों सदन भिन्न भिन्न तिथियों पर पुनः संवेद होते हैं तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना जो होगी उन तारीखों में से पहले वाली तारीख के अनुसार की जाएगी। ये तो गलत हो गया, साफ साफ गलत हो गया। पहले वाली से कैसे कर देंगे? बस समझ में आ रही है? तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो आंसर तो हमको मिल ही गया, लेकिन चौथी स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा सी, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है, गलत कथन कौन सा है। अब चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। अभी अभी कानून बनाया, साइन करके दिया, क्या इसे विड्रॉ भी किया जा सकता है? और राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति इसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उन्हें फिर भी नहीं करना, अपने विवेक के अनुसार ये काम नहीं करेंगे। इसके लिए भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि राष्ट्रपति को दी गई उन मुक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि कुछ प्रिविलेज ऐसे होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति को दिए गए। कहां पर दिए गए? ये भारत के राष्ट्रपति को दिए गए भारत के संविधान के आर्टिकल 361 में। यहां पर राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बातें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं उन पर कोई मुकदमा, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
सिविल मुकदमा चल सकता है, लेकिन उसके लिए 2 महीने का पहले नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो इसको किया जा सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है ना तो कोई क्रिमिनल मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, ना ही उनको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही ऐसा कोई अरेस्ट वारंट निकल सकता है जब तक वो पद पर है। पद से हटने के बाद कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इम्यूनिटी दी गई है, ये इम्यूनिटी राष्ट्रपति के पद को है, व्यक्ति को नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने पद पर होते कुछ गलत काम कर दे, गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान का उल्लंघन करने के बाद उसको हटाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं परमानेंट आप बैठ गए तो 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता। महाभियोग के द्वारा आपको हटाया जा सकता है ना। महाभियोग का कौन सा आर्टिकल है बताओ जरा एक बार, महाभियोग का आर्टिकल भी बताओ और साथ में ग्राउंड बताओ कि किस ग्राउंड पर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इम्यूनिटी है जो राष्ट्रपति को दी गई है। अब इनमें से चारों में से पढ़ लेते हैं कौन सा कथन जो इसके संदर्भ में सही नहीं, गलत स्टेटमेंट अपने को बतानी है। सबसे पहले कहा गया कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने द्वारा किए गए या करने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं उनका अगर राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं तो कहा गया है कि कोर्ट में उनसे कोई क्वेश्चन उनके अब दफ्तर के खिलाफ नहीं पूछा जाएगा। उसका कारण है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं तो सही, लेकिन उनका इस्तेमाल उन्हें संविधान के प्रावधान जो कि आर्टिकल 74 में दिया गया और कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद से पूछ करके काम कीजिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाती है, किसी भी अदालत के अंदर वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरा कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद धारण करने के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी दंडिक या आपराधिक कार्यवाही ना तो शुरू की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी, तो ये भी बात सही है। इसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति के पद धारण करने के दौरान उसे गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को नहीं होगा। यहां पर गड़बड़ हुई ना, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं जा सकता जब तक कि वो पद पर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है चाहे वो उच्च न्यायालय, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक उनके खिलाफ कोई भी ऐसा वारंट जारी नहीं हो सकता, आदेश जारी नहीं हो सकता। चौथा कहता है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये तो सही है ही है भैया। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के संबंध में सत्य कथन क्या है। पद की अवधि की समाप्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, उनको रिजाइन करना है, तो क्या उन्हें रिजाइन करने का अधिकार है? बिल्कुल, हर व्यक्ति को अपने पद से रिजाइन करने का अधिकार होता है। लेकिन जब भी हम अपना इस्तीफा देते हैं तो एक तरीका रहता है कि हम अपने से ऊपर वाले को, यानी कि बॉस को रिजाइन करते हैं, बॉस को लिख करके रिजाइन करते हैं। अब राष्ट्रपति तो खुद ही बिग बॉस है, ये किसको रिजाइन करेंगे? तो यहाँ पर कहा गया कि आप उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए रिजाइन कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। दूसरा कहा गया है यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर महाभियोग पारित होता है तो उसे पदत्याग करना पड़ता है। क्या ये बात है? असमर्थता या साबित कदाचार ऐसा कुछ है? नहीं। जब हम महाभियोग पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया कि संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हटाया जा सकता है, ये उसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने अभी आपको बताई थी। आपको एक बात और बतानी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन से आर्टिकल में चर्चा होती है, क्योंकि ऐसे आर्टिकल कई बार जो है फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 जो है वो सही है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता है तो इनमें से कौन सी बात सही है? सबसे पहले कहता है कि महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ देश की संसद करेगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये काम सिर्फ और सिर्फ देश की संसद ही किया करती है, न्यायालय का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। और जब प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो याद रखना, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है।
दूसरा कहता है कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है, यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस में राज्यों का कोई इसके अंदर योगदान होता है क्या? जवाब है नहीं, ये काम तो सिर्फ संसद का है, तो राज्यों का कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरा कहता है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, किसी को भी भारत के अंदर राष्ट्रपति पद से इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। क्या ये बात सही है? अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से किसी को भी इस प्रकार से नहीं हटाया गया। चर्चाएं आती थी, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ कुछ चर्चाएं थी, तो लेकिन ये ध्यान रखना किसी को भी अभी तक इस प्रकार से हटाया नहीं गया है। तो करेक्ट आंसर अपना, करेक्ट आंसर इज सी। तो सी हमारा सही उत्तर बन गया। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जब कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है और इसी के बाद में नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नए राष्ट्रपति को आना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के दफ्तर के अंदर कोई वैकेंसी ना हो, इंटररेग ना बना हो, इसके लिए प्रावधान बनाए गए। जैसे ही वर्तमान राष्ट्रपति जाएंगे उनके जाने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जिस दिन पुराने राष्ट्रपति जाएंगे नए राष्ट्रपति उसी दिन आकर के अपनी पद की शपथ लेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही कि पहले से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि यह भी प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, उसके त्याग पत्र के कारण, उसके महाअभियोग के कारण या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, कोई भी वैकेंसी अगर बन जाती है डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, अदरवाइज यानी कोई इलेक्शन कैंसिल हो गया है, इस प्रकार से अगर कुछ भी कारण बनता है और उसका पद खाली हो जाता है, तो यहां पर कहा गया है कि ऐसे केस में इस रिक्ति को भरने के जैसी रिक्ति की तारीख होती है उसके पश्चात यथाशीघ्र किंतु किसी भी स्थिति में 6 महीने से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। क्या ये बात सही है? ये बात भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहता है कि जैसे ही ऐसी कोई वैकेंसी होती है तो आपको 6 महीने के भीतर किसी भी परिस्थिति में ये चुनाव करवा देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? हमारा आंसर बन जाता है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, विदा लेता हूँ। इसके बाद मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।